सिंगापुर एक ऐसा देश जो अपने क्षेत्रफल के मामले में हमारी देश की राजधानी दिल्ली, यहाँ तक पाकिस्तान के इस्लामाबाद से भी छोटा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर समस्या का समाधान विकास बताते हैं, लेकिन यह छोटा सा देश सिंगापुर ने पूरी दुनिया में बहुत छोटे से वक्त में वही विकास की बेमिसाल गाथा पूरी दुनिया में लिखकर दिखाया है। अगर सिंगापुर के साथ भारत की कंपेयर किया जाए तो भारत सिंगापुर से लगभग 4571 गुना बड़ा है। आधिकारिक तौर पर सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक सिटी स्टेट है। विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शुमार, सिंगापुर एक साफ सुथरा और खूबसूरत देश है। यह एक ऐसा देश है जहां कई देशों के विभिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग एकजुट होकर पूर्ण भाईचारे के साथ रहते हैं। सिंहों का शहर कहा जाने वाला ये देश अपने प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटक स्थलों के कारण दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। जब ये देश आजाद हुआ था तब इसके पास शायद ही ऐसी कोई चीज थी जिससे यह देश अपनी गरीबी से छुटकारा पा सके। सिंगापुर के पास न तो खेती योग्य कोई जमीन थी और न ही था खनिज संपदा। ज्यादातर जनसंख्या भी झुग्गी बस्तियों में रहा करती थी, लेकिन आज अगर इस देश के ऐश्वर्य की बात करें तो आज सिंगापुर वो मुल्क है जहां लोगों की औसत तनख्वाह दुनिया में तीसरे नंबर पर है। सिंगापुर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कोई भी देश आबादी और आकार से बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि उसके विकास का पैमाना उसमें रहने वाले लोगों की जिंदगी होती है। अगर क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो सिंगापुर दुनिया के 20 सबसे छोटे देशों में से एक है। कंसल्टिंग फर्म रिसर्च के मुताबिक मोबिलिटी, सेहत, सुरक्षा और उत्पादकता के मामले में सिंगापुर दुनिया में सबसे आगे है। कारोबार करने में आसानी की रैंकिंग में यह देश 10 साल तक नंबर 1 रहा है। वहीं भ्रष्टाचार के पैमाने पर सिंगापुर एशिया में दूसरे नंबर पर है, यानी यहाँ भ्रष्टाचार ना के बराबर है। आगे आपको बता दूं कि सिंगापुर में अपराध दर सबसे कम मानी जाती है। सख्त कानूनों के चलते बेईमान नेता और अफसर यहाँ रह नहीं पाते। अपनी आजादी के वक्त सिंगापुर भारत से सिर्फ 2.5 गुना ज्यादा अमीर था, लेकिन सिर्फ 40 साल की मेहनत के बाद यह देश भारत से 15 गुना से भी ज्यादा अमीर हो गया है। आज इस देश की 90% आबादी के पास खुद अपना मकान है। लेकिन सिंगापुर की कहानी हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब भारत, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार की तरह सिंगापुर भी एक ब्रिटेन उपनिवेश हुआ करता था। यह बात दूसरे विश्व युद्ध के दिनों की है, जब सिंगापुर को जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, क्योंकि सिंगापुर में ब्रिटेन सेनाओं की भारी मौजूदगी हुआ करती थी। लेकिन साल 1942 में जापान ने ब्रिटेन को शर्मनाक अंदाज में हरा दिया। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इस हार को ब्रिटेनी इतिहास का सबसे बुरा नुकसान और सबसे बड़ा आत्मसमर्पण बताया था। लेकिन 1944 से 1945 में तब अमेरिकी विमानों ने जापान के कब्जे वाले सिंगापुर पर हमला बोल दिया। इस हमले में सिंगापुर पर जोरदार बमबारी की गई, जिससे यहाँ के व्यापारिक बंदरगाहों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके बाद सिंगापुर ने अपने लिए एक नई कहानी गढ़ना शुरू कर दिया, जब सिंगापुर को मिला अपना हीरो ली कुआन यू, जिसको सिंगापुर का राष्ट्रपिता का सम्मान दिया जाता है। साल 16 सितंबर 1923 को जन्म लेने वाले ली कुआन यी एक चीनी अप्रवासी परिवार की तीसरी पीढ़ी के बेटे थे। सिंगापुर के अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले ली कुआन यी का अंदाज भी अंग्रेजों जैसा ही था। तभी बचपन में उन्हें हैरी ली कहकर पुकारा जाता था। जापानी कब्जे के दौरान ली की पढ़ाई काफी प्रभावित हुई, लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया तो उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। छात्र जीवन से ही समर्पित समाजवादी रहे। ली सिंगापुर लौटकर एक प्रमुख ट्रेड यूनियन वकील बन गए। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन यू यह मानते थे कि इजराइल की तरह सिंगापुर को भी छलांग लगाकर आसपास के क्षेत्र के अन्य देशों को पीछे छोड़ना है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना है। हालांकि एक बर्बाद और छोटे से देश से चमचमाती इमारतों का मुल्क बनने की प्रक्रिया में सिंगापुर के लोगों ने एक बड़ी कीमत भी चुकाई है। सबसे पहले यहाँ की सरकार ने आबादी को नियंत्रण में लाने के लिए 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों पर कर लगाना शुरू कर दिया। यही नहीं, भ्रष्टाचार की समस्या से नियंत्रण के लिए यहाँ ऐसे कड़े कानून बनाए गए जिनकी वजह से भ्रष्टाचार में कमी देखी गई। सिंगापुर में चारों ओर शानदार सड़कें और हाईवे निर्माण पर जोर दिया गया, जिससे मौलिक ढांचे का विकास किया जा सके। ये देश मलक्का जलडमरू मध्य के मोहना पर स्थित है, जहाँ से दुनिया का 40% समुद्री व्यापार होकर गुजरता है, जिससे इस देश को भारी कमाई होती है। इसकी 190 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा पर कई गहरे पानी वाले बंदरगाह हैं। यही नहीं, ली कुआन यू की सरकार ने शुरुआत से ही सिंगापुर में रहने वाली मिश्रित आबादी को शिक्षित करने और मानव संसाधन पर पैसा खर्च किया। फिलहाल सिंगापुर को दुनिया का आर्थिक केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ के बैंक वैश्विक स्तर की सेवाएं देने में सक्षम हैं। साल 2017 की ग्लोबल फाइनेंस सेंटर इंडेक्स में सिंगापुर को लंदन और न्यूयॉर्क के बाद तीसरे सबसे प्रतिस्पर्धी आर्थिक केंद्र का दर्जा दिया गया।
सिंगापुर सरकार के मुताबिक साल 2017 में 1,74,00,000 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों ने यहाँ घूमने आया था, जो कि यहाँ की कुल जनसंख्या की 3 गुना है, जो वास्तव में सिंगापुर के लिए गर्व की बात है। यहाँ रहने वाले कई प्रवासी इस देश के महंगाई स्तर से खुद को इतना प्रभावित नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों की आमदनी दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर है। सिंगापुर सरकार के मुताबिक यहाँ अपना घर खरीदने वाले लोगों का प्रतिशत है 100 में से 90.7%। आज सिंगापुर दुनिया के सबसे बेहतरीन और आधुनिक देशों में से एक है। यहाँ जमीन की बेहद कमी है, इसलिए सड़कों पर हमेशा गाड़ियों का दबाव नजर आता है। अब यहाँ की हालत ये है कि लोगों के आने जाने का कार्यक्रम बहुत कुछ सड़कों पर लगने वाला जाम तय करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक रोड प्राइसिंग से जुड़ा होता है। यानी जिस सड़कों पर जाम लगने की आशंका होती है, अगर उस वक्त आप सड़कों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस सहूलियत के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। पिछले कुछ सालों से सिंगापुर सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की तादाद कम की जाए। अब हालत ये है कि सिंगापुर में गाड़ी खरीदना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। अगर सिंगापुर में कोई सीधे शोरूम जाकर कार खरीदना चाहे तो ऐसा संभव नहीं। कार खरीदने के लिए पहले आपको ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में आवेदन करना पड़ता है। इसके बाद हर महीने अथॉरिटी में एक ड्रॉ निकाला जाता है। ड्रॉ में जिसका नाम आता है उसी को कार खरीदने की इजाजत दी जाती है, और इसीलिए सिंगापुर में कार ओनरशिप रेट है मात्र 11%। दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं कि दुनिया में सबसे लंबा इंडोर वाटरफॉल द रेन वॉटेक्स, जो सिंगापुर के ज्यूल चांगी एयरपोर्ट में स्थित है, इस इंडोर वाटरफॉल में 130 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। अगर आप सिंगापुर में जाना चाहते हैं तो कुछ बात आपको जरूर ध्यान में रखने पड़ेंगे, जैसे कि सिंगापुर में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर $1000 का जुर्माने के साथ साथ आपको जेल की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा सिंगापुर में कबूतरों को दाना डालना यहाँ प्रतिबंधित है। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उस पर $500 का जुर्माना लगता है। इतना ही नहीं, अगर आप सिंगापुर में बिना अनुमति में किसी दूसरे के वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पर $10,000 का जुर्माना लग सकता है, क्योंकि बिना अनुमति के किसी दूसरे के वाईफाई का इस्तेमाल करना यहाँ गैर कानूनी है। दोस्तों, यह माना जाता है कि 1819 में कुछ मछुआरों ने सिंगापुर को सबसे पहले खोजा था, लेकिन आज अगर सिंगापुर के साथ हमारे देश भारत को कंपेयर किया जाए तो भले ही सिंगापुर आज हमारे देश भारत से आगे निकल गया है, लेकिन हर इंडियन अगर यह सोचते हैं कि हमें भी आगे बढ़ना है तो इंडिया सिर्फ सिंगापुर ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में सबसे बड़े ताकत बन सकते हैं। सिर्फ हमारी सोच बदलने की जरूरत है। सिंगापुर की सफलता की बात जब जब की जाती है तो पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन यू की एक बात को याद किया जाता है। ली ने एक बार कहा था, आखिर मुझे क्या मिला? तो ली ने अपने जवाब में यह कहा, एक सफल सिंगापुर। और बदले में मैंने क्या दिया? जवाब में उसने यह कहा, मेरा जीवन। आज ऐसा नेता हमारे देश के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, सिंहों का देश सिंगापुर के बारे में जानकारी कैसा लगा और इसमें आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप ऐसे वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।